Okay, so today we are going to start about lecture 2 in the series of unit 3. The topic in question is matched filters. Along with this, today we'll be talking about correlation filters and receiver design. Okay, so as you can understand, the logic or the point of today's entire discussion is about filters. In the lecture 1 that we were talking about Gram-Schmidt's procedure and the details of the branch wise, or what you can say, a parallel structure of a receiver we were talking about. And the idea was that we want to capture as much information as possible. We want to maximize the signal to noise ratio for the incoming signal wave. So the idea of matched filter should first be introduced, and what we will talk about is, but we will not immediately reach to the conclusion of okay, I need a matched filter or a correlation filter or things like that. Instead, what we'll be talking about is what should be the characteristics of a filter. That's it. Okay. So the idea is that I want a filter, or normally what you may call it as a receiver filter. So the idea of a receiver filter or any filter in that respect, there is only a single role that a filter needs to accomplish, and that role is maximize the SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मैक्सिमाइज करना आपका काम है. रिसीवर जब तक ये कर रहा है, वी आर गुड, वी आर हैप्पी. ठीक है. तो द पॉइंट ऑफ रिसीवर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ SNR, इफ़ आई वांट दैट टू बी डन, फर्स्ट सबसे पहला काम करना पड़ेगा, SNR क्या है, रिसीवर को SNR क्या मिलने वाला है, ये समझना पड़ेगा. एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे ये चीज़ समझने के लिए. मेरे पास डेटा ट्रांसमीटर से आ रहा है, ट्रांसमीटर ने उसको भेजा है. सो यू कैन से TX प्लस चैनल से निकल चुका है और अब मेरे रिसीवर पे आ रहा है. रिसीवर के पास सबसे पहले उसे फ़िल्टर मिलेगा, राइट. फ़िल्टर नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग सम एच ऑफ एफ. ओके. एंड ये जो कहानी इसके आगे जाती है, ये हमारे जाती है डिसीजन डिवाइस पे या डिटेक्टर पे. सो जो डिटेक्टर है उसका काम है 0 और 1 आइडेंटिफाई करना, राइट. ये आपको आउटपुट देता है 0 1 की सीरीज में, राइट. सो द क्वेश्चन इज, डिटेक्टर को जो आउटपुट मिल रहा है उसको तो एक बाइनरी डिसीजन लेना है एक बिट के लिए, जिसका मतलब ये है कि उसको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे थ्रेशोल्ड कंपैरिजन करना होगा. यानी कि यहाँ पे हम एक और कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि हमें जो यहाँ रिसीवर को फ़िल्टर आउट करके डिटेक्टर तक बात पहुँचानी है, वो सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट होगा. तो यहाँ पे एक रीसैम्पलिंग होगी, एक दोबारा यहाँ पे सैम्पलिंग का प्रोसेस चलेगा, राइट. और ये सैम्पलिंग का जो प्रोसेस चलेगा, ये चलेगा TB टाइम पे, एक एक बिट के इंटरवल पे, राइट. तो इस कॉन्सेप्ट से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास एक मैथमेटिक्स बनती नज़र आ रही है. एक पहली चीज़ कि रिसीवर को जो इनपुट मिल रहा है, रिसीवर का इनपुट एच ऑफ एफ फिल्टर के थ्रू निकल रहा है और फिर सैंपल होकर डिटेक्टर के पास जा रहा है. तो पॉइंट ये है कि डिटेक्टर को जो इनपुट मिलने वाला है, जिसके बेसिस पे 0 और 1 के डिसीजंस होने वाले हैं, वो हमें चाहिए कि सबसे अच्छा बेस्ट पॉसिबल होना चाहिए. बेस्ट पॉसिबल होगा तो हमारे पास एडवांटेज यहाँ होगी या उसका डिसीजन 0 या है या 1 है, उसकी थ्रेशोल्डिंग या यूँ कह लीजिए कि उसका डिसीजन बिल्कुल करेक्टली हो पाएगा. ठीक है. तो ये हमारा मेन डिस्कशन है, ये दिस इज द एंटायर crux of the theory. So to achieve that, what we need to do is first understand what would be the SNR. तो सबसे पहले अब SNR को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें एक दो चीज़ें लिख लेनी चाहिए. सबसे पहले हमें SNR अगर एक्सप्लेन करना है तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रिसीवर को मिलता क्या है. तो जी RT नाम से एक सिग्नल बना लेते हैं जिसके अंदर एक सिग्नल का कंपोनेंट बनता है.
अब ये एस टी जो है, आप अगर एस को सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए कंफ्यूज होते हैं कि भाई एस टी तो 0 या 1 में से कोई एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एंड एवरीथिंग, तो हम कोई भी आर्बिट्ररी वर्ड ले सकते हैं। एस टी एक जेनेरिक सिंबल है सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके साथ में एन टी जो है जेनेरिक सिंबल है नॉइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमें हमारे पास चैनल से आने वाली नॉइज़ AWGN ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और सिग्नल की पावर भी है और नॉइज़ की पावर भी है। सो एक रिसीव्ड आउटपुट जो है उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे। जब मैं RT कहता हूँ तो मेरा मतलब है ट्रांसमीटर की साइड पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन, सॉरी, यहाँ पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर से आने वाली इंफॉर्मेशन रिसीवर में घुसने से पहले। अब अगर मैं रिसीवर में आ गया हूँ और रिसीवर का आउटपुट जो है उससे मैं फ़िल्टर के आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि YT नाम से इसको इमेजिन किया जा सकता है, जो कि होगा RT का कॉन्वोल्यूशन HT के साथ, राइट। RT का कॉन्वोल्यूशन होगा HT के साथ। अब RT और HT का कॉन्वोल्यूशन कैसे ऑपरेट करेगा वो भी हमें सोचना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखता हूँ तो बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी कि ST convolved with HT and you add NT convolved with HT। अब ये जो कॉन्वोल्यूशन यहाँ हो रही है ये स्टैंडर्ड कॉन्वोल्यूशन नहीं है, ये ऑर्डिनरी वे में नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैं सिग्नल की बात कर रहा हूँ तो वो भी एक रैंडम सिग्नल है। 0 और 1 की सीक्वेंसेस जो आ रही हैं वो एक रैंडम अकरेंसेस के बेसिस पे आ रही हैं। चाहे सिग्नल की शेप फिक्स्ड है, लेकिन अकरेंस जिस पे वो एग्जिस्ट करेगी वो रैंडम होने वाली है। ऐसे ही एंटी नॉइज तो रैंडम है ही। तो ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है इसको अप्रोच करने का, इसका हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो एक तो ये एस्पेक्ट है जिसके अंदर मेरे पास अब जो सिग्नल पावर या नॉइज़ पावर जो मेरे आउटपुट पे अवेलेबल होगी फ़िल्टर के, वो अवेलेबल होगी HT से इन्फ्लुएंस होने के बाद, राइट। और HT से इन्फ्लुएंस होने के बाद उसकी अवेलेबिलिटी का कुछ लॉजिक ये रहेगा कि उसके बाद हम उसको TB पे सैंपल भी करेंगे। तो जब हम उसे फाइनली TB टाइम पे सैंपल भी कर देते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली डिटेक्शन का आउटपुट आता है, डिटेक्शन का इनपुट बनता है, ठीक है। अब सबसे पहले ST कॉन्वोल्यूशन विद HT के बारे में अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम ये कह सकते हैं कि लेट्स से ZT या कुछ कह लेते हैं, या ऐसे ही एक बार ही रहने भी दें। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉन्वोल्यूशन है और हम इमेजिन करना चाह रहे हैं कि इसको जब हम सैंपल कर देंगे तो लेट्स गिव इट अ नेम। सो लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट सम, जस्ट यूज नहीं है द लेटर आर, आर भी यूज हो चुका है, लेट्स कॉल इट KT। सो KT नाम से एक सिग्नल हम डिफाइन कर देते हैं जिसके अंदर ST कॉन्वोल्यूशन विद HT के बारे में बात करते हैं, और जो सिग्नल की जो ट्रांसमिटेड फाइनल पावर होने वाली है उसे हमें सैंपल करना है। तो जैसे ही हम इसे सैंपल करते हैं हमारे पास एक सिंगुलर वैल्यू आ जाती है, राइट। KTB पे हमने सैंपल कर दिया, या अगर जेनेरिक वे में लिखे तो NTB पे सैंपल करें। NTB लिखने का मतलब या पर्पस यहाँ पे ये है कि nth टाइम के सैंपल को भी हम जेनेरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ टीवी भी लिख सकते हैं कि हर टीबी टाइम पे आप उसे सैंपल करने वाले हैं एंड रीसेट कर देंगे एवरी टाइम। टाइमर को रीसेट कर दिया जाता है एवरी टाइम द सैम्पलिंग इज डन। तो हमेशा 0 से लेकर TB सेकेंड्स तक की मेजरमेंट होती है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को भी जब मैं करूँगा तो TB पे सैंपल करेंगे, और TB पे सैंपल करने के बाद जो मेन आइडिया है वो है सिग्नल पावर निकालने का, सिग्नल कंपोनेंट की पावर निकालने का। तो सिग्नल कंपोनेंट की पावर निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड, अगर मैं एक सिंगुलर वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो सिंगुलर वैल्यू में पावर निकालने के लिए नॉर्मली मॉड करके उसका स्क्वायर कर लेना एक अच्छी प्रैक्टिस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिग्नल की जब हम नॉर्मली पावर निकालते हैं तो आप इंडिविजुअली सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। अगर सिग्नल में आपने सैंपल करने के बाद एक ही कंपोनेंट रखा है तो उस एक सिंगल कंपोनेंट की जो एनर्जी या पावर होगी वो उसकी स्मॉड स्क्वायर वैल्यू होगी। इसमें कोई सोचने की बात नहीं। तो यहाँ पे भी जब आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं
और बेस में t इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, या t इज इक्वल टू टी बी रख लीजिए। तो ये आपका बेस हो गया और इसके साथ साथ इसको मॉड स्क्वायर भी कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं कॉन्वोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो कॉन्वोल्यूशन की रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना भी पॉसिबल है, और रादर क्योंकि हम दो सिग्नल्स के कॉन्वोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों के बारे में हमें डिटेल नहीं पता, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना उससे ज़्यादा कन्वीनियंट देखा जाता है। तो यहाँ पे आप मॉड इंटीग्रेशन, अब क्योंकि कॉन्वोल्यूशन है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये हो गया, और इसके साथ में आप रखोगे एस ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ एफ। ये इंटीग्रेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको जब टाइम डोमेन की वैल्यू है तो आपको बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करके उसका फोरियर इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ वो फोरियर इन्वर्स का है। माइंड यू एक बात के साथ कि यहाँ पे t इज इक्वल टू टी भी ऑलरेडी अज्यूम किया जाएगा। तो t आता कहाँ पे है, e टू द पावर j 2 पाई तो 2 पाई एफ। अब यहाँ पे आता है t, नॉर्मली t आता है तो ये t भी हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस वुड बिकम डी एफ। यहाँ पे आपका इंटीग्रल हो गया ख़त्म, ये हो गया मॉड, मॉड की पावर हो गई 2। और इस तरीके से आपका जो सिग्नल पावर कैप्चर्ड है वो लिखी जा सकती है, ठीक है। अगला स्टेप है नॉइज़ पावर को लिखने का। उसके लिए हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन है कि क्या होता है जब एक रैंडम सिग्नल, एक कम्प्लीटली रैंडम सिग्नल जो है वो जाता है एक फ़िल्टर के अक्रॉस। तो वो कैलकुलेशन अभी हम करना शुरू करते हैं। Yeah. So the target now is to understand how the noise power contribution towards the uh, you know decided output have to be understood. So सबसे पहले समझना ये है कि सिग्नल और नॉइज़ के पावर्स इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। उसे समझने के लिए याद रखें कि जब हमारा आर टी एक रैंडम सिग्नल है, क्योंकि एन टी एक रैंडम सिग्नल है, एस टी आर्बिट्ररीली कोई एक पर्टिकुलर पावर हो सकती है, कोई एक आर्बिट्रेशन सिग्नल हो सकता है, तो एसेंशियली उसको एक कांस्टेंट के फॉर्म में अज्यूम किया जा सकता है। तो आपके पास एक कांस्टेंट है और एक ए डब्ल्यू जी एन नॉइज़ है। ए डब्ल्यू जी एन का मतलब क्या हुआ, एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़, जिसका मीन ज़ीरो होता है और उसकी सिर्फ एक वेरिएंस एग्जिस्ट करती है। क्योंकि ये ज़ीरो मीन है और उसके अंदर आप एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि दिस एस टी विल बी व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द चेंज इन द मीन पावर। तो मीन पावर का मतलब हुआ कि आपका डीसी पावर कंपोनेंट इस सिस्टम का जो होगा वो आपका सिग्नल के फॉर्म में निकलता है, और जो डीसी पावर की निकलने की कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ पे देख लिया, जो हमारा सिग्नल पावर की एक सिंगुलर वैल्यू को हमने चेक करके निकाला है। दूसरा है आपका एसी पावर, और एसी पावर निकाला जाता है वेरिएंस के रिस्पेक्ट में। वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो ये फंडामेंटल है, इसको वेरिएंस के साथ एसोसिएट करने के लिए, क्योंकि ये कब हम रैंडम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं और रैंडम प्रोसेस वो जो एक फिल्टर से निकल रहा है, तो उसकी वेरिएंस को समझने के लिए सबसे पहला काम है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको उसका या तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन लिखना पड़ेगा या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का फंक्शन लिखना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली हमारे पास ऑटो कोरिलेशन दोनों एक्सप्रेशंस हमारे पास अवेलेबल है। मैं दोनों एक्सप्रेशंस यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ। तो आर एन जिसको कह दिया जाता है, और आर एन टाउ के फॉर्म में लिखेंगे, ऑटो कोरिलेशन टी में नहीं टाउ में लिखा जाता है। तो आर एन टाउ जो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा आपका एन, या आर एन नहीं कहना चाहिए, इसे हम आर कैपिटल एन कह देते हैं टू अंडरस्टैंड इट एज द आउटपुट नॉइज, एंड लेट्स एक्सप्रेशन वाइज लेट्स काउंट दिस एज
r and tau representing the autocorrelation function of the noise signal. So this is the expression functions like this, that it is convoluted with h tau, and another time second convoluted with h of minus tau, should be small h, right? So these are, this is the expression. Okay, अगर इसी एक्सप्रेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो जाती है एस। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे मतलब है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो जाती है एस एन ऑफ एफ इज इक्वल टू एस स्मॉल एन ऑफ एफ। और आप देख सकते हैं क्योंकि एच टाउ और एच माइनस टाउ दोनों हैं, एक का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा एच ऑफ एफ, दूसरे का होगा एच कॉन्जुगेट ऑफ एफ। तीनों कंपोनेंट्स इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होंगे, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे आपके पास चीज़ आएगी वो होगी मॉड ऑफ एच ऑफ एफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। सवाल यहाँ पे ये है कि हमारा आउटपुट नॉइज का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। कंट्रीब्यूशन होगा इस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का पूरा एरिया। Area under the curve of the entire power spectral density gives me the total AC power being transmitted, which is understood as the variance. So the concept is that area under this entire function will be what is understood as the individual value, and that is to be understood. यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि एस एन एफ is actually for a white noise is a constant called n naught by 2. तो यहाँ पे ये भी डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि द एस एन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू मल्टीप्लाइड बाय मॉड एच एफ होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अब जब हम इसकी वेरिएंस की बात कर रहे हैं, यानी कि पावर की बात कर रहे हैं, लेट्स कॉल इट पी एन या जस्ट एन, सिग्नल टू नॉइज रेशो के n के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसे s भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो n की जब मैं बात कर रहा हूँ दैट विल बी एरिया अंडर द कर्व। सो n नॉट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन minus infinity to infinity, complete area under the curve of mod hf स्क्वायर दिया। ठीक है, तो ये हो गए मेरे सिग्नल और नॉइज के कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे मैं आ गया पोजीशन में एस एन आर को लिखने के। तो एस एन आर क्या होता है, एस एन आर इज एस डिवाइडेड बाई एन, सो सिंपल, एंड दैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से ले लेंगे और दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन सेट हो जाता है। अब क्योंकि ये तो सिग्नल टू नॉइज रेशो की डेफिनेशन हो गई, बट हमें इसका मैक्सिमा पॉइंट निकालना है। तो मैक्सिमा पॉइंट निकालने के लिए हम एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी को यूज करते हैं जिसका नाम है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये कहती है कि लेट्स से दैट इफ यू हैव टू फंक्शंस, से f1x and f2x, then it is identified that mod of integration from minus infinity to infinity can multiplied I'm sorry, f1x multiplied by f2x dx
whole mod squared. The maxima value, that is, this will always be less than equal to integration from minus infinity to infinity, okay, of mod fun x dx. ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एक मैक्सिमा पॉइंट लिखा जाता है, बट दैट इज कंटिंजेंट टू द कंडीशन, दैट इज if and only if f1x is equal to k times f2 conjugate of x. ओके, सो यहाँ पे k को एक कांस्टेंट अज्यूम किया जा रहा है, तो 1 भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट द मेन क्राइटेरिया इज दैट f1 एंड f2 हैव टू बी रिलेटेड बाय अ कॉन्जुगेशन ऑपरेशन. अगर ऐसा है तो हम ये आइडेंटिटी को एक मैक्सिमा पॉइंट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं. दिस इज अ थ्योरेटिकल अपर लिमिट दैट द सिस्टम कैन टेक. तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एस एन आर का जो लॉजिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी एक मैक्सिमा वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो मैक्सिमा वैल्यू के लिए हम यूँ लिखते हैं कि मैक्सिमा पॉइंट ऑफ एस एन आर कैन बी अंडरस्टूड एज दैट एस एन आर विल बी लेस देन और इक्वल टू. अब लेस देन और इक्वल टू का मतलब हो गया कि मेरे जो जो आंसर आर एच एस में आने वाला है, राइट साइड पर जो आने वाली है चीज़, वो एक्चुअली में मैक्सिमा पॉइंट है. ठीक है, अब सवाल ये है कि F1 और F2 को कैसे सिलेक्ट करना है. तो डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं, मॉड एच एफ की वैल्यू दिखी रही है स्क्वायर में, तो मॉड एच एफ को एक फैक्टर उठा लो और बाकी दूसरी वैल्यू को एज इट इज़ एक फैक्टर उठा लो. तो सिंपल सी बात ये हो जाती है कि आप दो इंटेग्रल्स के फॉर्म में डेटा लिख लेते हैं. इजी रहेगा अगर हम थोड़ा कॉपी करके एडिट कर लें, इंटेग्रल दोबारा नहीं लिखना पड़ता है. तो यहाँ पे जो ये फंडा है वो आ जाएगा एस ऑफ एफ, और बाकी बच गई बात ई टू द पावर वाली, तो ई टू द पावर जे टू पाई एफ टी बी. ठीक है, दिस मॉड स्क्वायर, ऑब्वियसली एक्स नाम की कोई चीज़ नहीं, एफ हो जाएगा. दूसरा ये हो गया एच ऑफ एफ मॉड स्क्वायर, और यहाँ पे एफ. ठीक है, अब ये सारा का सारा कंपोनेंट एक मल्टीप्लिकेशन है, इसको इसीलिए हम ब्रैकेट्स में डाल देते हैं ताकि हमारा एक इंडिकेटर बना रहे. और इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो ये n0/2 वाली डेफिनेशन है, तो इसको उठा करके यहाँ डाल देते हैं और ये बन गई. तो अब इसके अंदर ये जो सेकंड इंटीग्रल पोर्शन है, हम चाहें तो इसको देख सकते हैं कि ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएंगे, ये कट जाएंगे. जैसे ये कट जाते हैं मेरे पास एक क्लियर डेफिनेशन का स्कोप आ गया. ठीक है, जो कि हम यूँ कह सकते हैं कि दैट मीन्स दैट एस एन आर is less than or equal to this divided by just n0/2, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट जो है वो कट गया. ठीक है ना, तो ये हो गया, ये मेरा इंटीग्रल का फाइनल फॉर्म आ जाता है. ठीक है, तो ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो की मैक्सिमा पॉइंट निकल के आ गई. ध्यान से अगर इसको देखते हैं तो एक्सपोनेंशियल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन के साथ मॉड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है वो एसेंशियली इंडिविजुअली उसका कोई रेलेवेंस नहीं है.
क्योंकि आप सिर्फ एक यूनिट एम्पलीट्यूड के कॉम्प्लेक्स नंबर को एस ऑफ एफ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका फाइनली कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, क्योंकि एरिया अंडर द एंटायर कर्व देखा जा रहा है। और एक्सपोनेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर कांस्टेंट टाइम वैल्यू अगर मैं एफ के रिस्पेक्ट में देखता भी हूँ, तो वो एक यूनिट एनर्जी के कंपोनेंट के तौर में देखा जाएगा, और मैग्नीट्यूड होते ही उसकी वैल्यू कोलैप्स हो जाएगी। तो दिस एसेंशियली इज अंडरस्टूड एज द सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय द नॉइज पावर। यानी कि आइडियल पॉइंट ऑफ एस एन आर वहाँ पे ये है कि जो भी मेरे फिल्टर के बारे में यूं समझा जा सकता है कि वो सिग्नल टू नॉइज रेशो को मैक्सिमाइज करके कुछ ऐसा करे कि जो भी मेरी बेस्ट केस सिनेरियो ये ही होगा कि जो मेरा फिल्टर है उसका अपने आप से जो कंट्रीब्यूशन है सिग्नल की पावर को एटेन्यूएट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ना रहे, और सिग्नल की पावर को कहीं से भी उसको इंटरफेयर ना करे, और जितनी ज़्यादा पावर सिग्नल की हो सकती है वो उतनी पास करे। क्योंकि नॉइज़ वाइट है, इस वजह से नॉइज़ की जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन जो सिग्नल की पावर है वो मैक्सिमाइज वो फॉर्म में, यानी कि सिग्नल की ओरिजिनल पावर की मैक्सिमा फॉर्म में वो आगे ट्रांसलेट होनी चाहिए। तो ये हो गया। लेकिन मेन हमारा काम था आइडेंटिफाई करना कि एच ऑफ एफ नाम का जो फिल्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी शेप क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि एच ऑफ एफ को हम डायरेक्ट डेफिनेशन में डाल सकते हैं, और वो है कि एस एच ऑफ एफ इज सपोज टू बी के टाइम्स एस कॉन्जुगेट ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर, अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल विल बी माइनस जे, तो 2 पाई एफ टी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे कांस्टेंट को यूनिटी एज्यूम करके ख़त्म कर सकते हैं काम, और एच ऑफ एफ का एक डायरेक्ट डेफिनेशन मेरे पास यहाँ बन जाता है। अब क्योंकि हमें जो फिल्टरिंग ऑपरेशन था और जो सारी अंडरस्टैंडिंग थी और जो सिग्नल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, वो सारा हम टाइम डोमेन सिग्नल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम लाइन कोड में बात करते हैं या कुछ भी बात करते हैं, सिग्नल के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्मली टाइम डोमेन में बात करना एक कन्वीनियंट एस्पेक्ट माना जाता है। तो इस वजह से इसकी रिप्रेजेंटेशन एच ऑफ टी की भी टाइम डोमेन में लिख के देखना ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे आपके पास एस कॉन्जुगेट ऑफ एफ है, और साथ में आप देख रहे हो कि एक्सपोनेंशियल का भी एक नेगेटिव फैक्टर है, तो जैसे ही मैं इसको एच ऑफ टी की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, और यानी जिसका मतलब है कि इसका फोरियर इन्वर्स करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे आ गया जी एस कॉन्जुगेट एफ ई टू द पावर माइनस जे टू बाई एफ टी बी। ठीक है, एक ये फैक्टर है, और साथ में एक्सपोनेंशियल का ही दूसरा फैक्टर भी आएगा, जो कि आपकी बात हो रही है फोरियर इन्वर्स करने की, तो जे टू जे टू पाई एफ टी, सिंपल टी, क्योंकि हम वो कर फोरियर इन्वर्स कर रहे हैं। तो जैसे ये कंपोनेंट आप देखते हो और अगर आप इसको सॉल्व करके देखते हो, तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई ये जो चीज़ निकल के आएगी एसेंशियली एच ऑफ टी will be equal to nothing but s of t tb minus t. तो इट विल बी रिवर्स्ड इन टाइम एंड टाइम शिफ्टेड। अगर इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा हम देखते हैं, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर मेरा एक आर्बिट्ररी एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे ये कहानी क्लियर हो जाए, कि अगर मेरा सिग्नल जो है, जो एस टी है, वो कुछ ऐसा फंडा है। ठीक है, ये टी बी टाइम के अंदर वैल्यू है, और ये कोई वैल्यू इस तरीके से बनी है। ठीक है, और ये है लेट्स से टी नॉट टाइम तक है समथिंग, और ये ज़ीरो से आ रहा है, सम आर्बिट्ररी टी नॉट स्मॉल टी नॉट। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये रिवर्स होगा, जब ये इन्वर्ट होगा, टी बी माइनस टी का फॉर्म होगा, तो उसका लॉजिक ये है कि एच ऑफ टी विल बी अंडरस्टूड एज, आप देख रहे हो कि यहाँ से टी नॉट और फिर टी नॉट माइनस टी बी का शिफ्ट है, तो यहाँ तक ये वैल्यू ऐसे होगी और फिर ऐसे होगी, यानी कि जो ये फैक्टर है, जो ये पॉइंट है, ये होगा टी बी
माइनस टी नॉट, जो ड्यूरेशन है वो टी बी माइनस टी नॉट है, तो यहाँ पर भी जो इसकी ड्यूरेशन है वो टी बी माइनस टी नॉट होगी और ये टी बी ही होगा। तो ये जो ड्रॉप है और जो ये राइज है, ये दोनों एक दूसरे के सेम टाइम के हिसाब से होंगे, ठीक। और जो ये पोर्शन है, जो यहाँ का पोर्शन है, वो आपस में सिमेट्रिकल होंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है एच ऑफ टी की। इसको यूनिडायमेंशनल फ्लिपिंग कहा जाता है। एक डायमेंशन में अपनी ही एक्सेस पे वो फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं यूज करता हूं तो मेरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैप्चर होके आता है। ये है मैच्ड फिल्टर का कॉन्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है समझना कि भाई ये इफेक्टिवली कर क्या रहा है मेरे लिए, है ना। तो उसको करने के लिए मैच फिल्टर को के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बारी मैच फिल्टर के लॉजिक को उठाते हैं और अप्लाई करके देते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई ये जो कॉन्वोल्यूशन हमने यहाँ पे सपोजिटली करी है, वो कॉन्वोल्यूशन हमारे लिए कर क्या रही है, हमारे को फाइनल आउटपुट दे क्या रही है। इफेक्ट ऑफ मैच फिल्टर, इफेक्ट ऑफ मैच फिल्टर देखने के लिए हमें यूँ समझना चाहिए कि भाई जो फाइनल ZT जाने वाला है, ZT यूँ मान लीजिए कि आपका सैंपल हो के सब हो के जो फाइनल चीज़ आउटपुट जाने वाली है, मेरे ख्याल से ऊपर हमने y यूज़ किया था, जस्ट लेट मी कंफर्म, हाँ तो y यूज़ कर लेते हैं, लेट्स यूज़ yt। तो जो yt जो है उसका लॉजिक है कि इनकमिंग RT जो भी सिग्नल है उसको कन्वॉल्व करना है HT के साथ, ठीक है। अगर कन्वॉल्व करना है HT के साथ तो जो लॉजिक निकल के आता है वो ये है कि दिस इज एसेंशियली इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ RT, राइट। अच्छा, कॉन्वोल्यूशन है तो यू हैव टू यूज अ सेपरेट वेरिएबल, सो लेट्स कॉल इट R टाउ, एंड एक हो गया H ऑफ T माइनस टाउ, ठीक है। ये बात समझ में आई, होप सबको आ जाती है। और ये हो गया जी डी टाउ, ठीक। अब इसके आगे क्योंकि एच ऑफ टी की डेफिनेशन मुझे टी बी माइनस टी के फॉर्म में पता है, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिग्नल की डेफिनेशन डिफाइंड है जीरो से लेकर टी बी के बीच में। इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, इसके आगे नहीं जा सकती, पीछे नहीं जा सकती। ये कहानी ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इसलिए इंटीग्रेशन को भी जीरो से टी बी रखा जा सकता है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे इंट ज़ीरो टू टी बी उठाता हूँ, लेट मी रीराइट int 0 to TB। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जो R टाउ है, एक तो ये हो गया, और अब ये जो फंडा है एच ऑफ टी माइनस टाउ, ये मुझे यहाँ पे फिट करना है। सबसे पहली बात, ये एच ऑफ टी है ना, तो यहाँ पे टी माइनस टाउ अगर डाल दूंगा तो इस माइनस टी की जगह पे टी माइनस टाउ आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया एस ऑफ टाउ, टाउ पॉजिटिव हो जाएगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, प्लस टी बी, ठीक है, माइनस टी, ये लॉजिक है। और इसके साथ में ऑब्वियसली डेटा तो आएगा ही, ठीक है जी। ये है जो फाइनल आउटपुट बन के आता है, जो चीज़ बिल्कुल समझ में भी आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस अब एक छोटा सा पॉइंट रह गया, हमें वाई टी नहीं भेजना है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, हमारा मेन काम है वाई टी को सैंपल करना एक गिवन पॉइंट पे। तो जैसे ही मैं वाई टी को सैंपल करूंगा अपने फाइनल डिटेक्टर को भेजने के लिए, तो उस केस में t इज इक्वल टू टी बी पे सैम्पलिंग करी जाएगी। जैसे ही t इज इक्वल टू टी बी पे सैम्पलिंग करी गई, y ऑफ टी बी ये चाहिए मुझे। ऐसे केस में जो मेरे पास फाइनल आउटपुट रह जाता है,
वो क्या है, वो है आर टाउ, और आप देख सकते हो टीबी माइनस टीबी हो जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ रह गया एस टाउ डी टाउ। तो यानी कि आर टाउ को मल्टीप्लाई किया गया एस टाउ से और उसको इंटीग्रेट कर दिया गया। इसको हम एक और नाम से जानते हैं कि आपने कोरिलेशन निकाला है। रिसीव्ड सिग्नल का कोरिलेशन निकाला जा रहा है एस टाउ के साथ में, और कोरिलेशन निकालने पे जो आपकी एक सिंगुलर वैल्यू आती है, यानी कि t इज इक्वल टू टीवी पे जो एक सिंगुलर वैल्यू कोरिलेट करने से आती है, वो पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करके आपको डिटेक्टर को दिया जा रहा है। यानी कि मैच्ड फिल्टर इफेक्टिवली जो आउटपुट दे रहा है वो दे रहा है रिसीव्ड सिग्नल का कोरिलेशन ऑलरेडी प्री डिसाइडेड जो आपका सिग्नल एक्सपेक्टेड सिग्नल था उसके साथ। तो यहां से हम दो सेपरेट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज पे आ जाते हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है कि भाई आप एच टी नाम का एक फिल्टर डिजाइन करो जो सिग्नल की ऑपोजिट शेप को यूज करके बना रहा हो, और दूसरा आ जाता है कि आप सिंपली वही सिग्नल उठाओ, यानी कि उस सिग्नल को रीजनरेटेड फॉर्म में अपने मैच फिल्टर अपने रिसीवर साइड पर रखो, और उस रिसीव्ड फिल्टर के लॉजिक को, या यूँ समझ लीजिए कि उस कॉन्सेप्ट को सिंपल कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट से यूज करते हुए लगा दो। ठीक है, इससे भी आपके दोनों केसेस में आपका इफेक्टिव आउटपुट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल लॉजिक है मैच्ड फिल्टर या कोरिलेशन फिल्टर का। तो कोरिलेशन फिल्टर जो है वो बेसिकली मैच्ड फिल्टर को इम्प्लीमेंट करने का एक सेपरेट तरीका है और कुछ नहीं। लॉजिक सिंपल है कि आप अगर कोरिलेशन करते हुए अपना डेटा बनाते हो, सिस्टम बनाते हो, तो वो मैच फिल्टर की एक पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन है। और अगर आप मैच फिल्टर को यूज करते हो, यानी कि आप एक प्रॉपर फिल्टर डिजाइनिंग करते हो, तो वो मैच फिल्टर की इम्प्लीमेंटेशन कहला देती है। दोनों केसेस में आपका आउटपुट सेम है, आपका लॉजिक सेम है कि आपका एसएनआर मैक्सिमाइज करना हमारा मेन क्राइटेरिया यहाँ पे माना जाता है। ठीक है जी, तो अब अगला स्टेप है ये अंडरस्टैंड करना कि जब हम ये यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारे फिल्टर का डिज़ाइन कैसा होता है। तो लेट्स गेट टू दैट। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज understanding the design of the filters. So these are the block diagrammatic representations in which the concept is understood. So I'll just explain the block diagrams. You can see the details over here. This is the first part of the block diagram. And xt is being assumed as the signal that has been transmitted through the channel and has been received. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी पर्टिकुलर गिवन सेट ऑफ सिग्नल्स जो भेजे जा रहे हैं, कोई एक सिग्नल तो भेजा नहीं जा रहा, आपको एक सेट ऑफ सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं। सेट ऑफ सिग्नल्स का मतलब है अलग अलग सिंबल रिप्रेजेंटेशंस के लिए अलग अलग सिग्नल्स भेजे जाते हैं। हर सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सेट ऑफ ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शंस फाई वन से लेके फाई एम हमने अज्यूम किया था, यहाँ एन है, तो फाई वन से लेके फाई एन तक हमने अलग अलग बेसिस फंक्शंस अज्यूम कर रखे। तो कोरिलेशन का लॉजिक जैसे हमने अभी देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि कोरिलेशन का लॉजिक लगा के आउटपुट निकाला जा रहा था। तो यहाँ पे भी हम डॉट प्रोडक्ट या कोरिलेशन के बेसिस पे इंडिविजुअल, समझ रहे हैं, इंडिविजुअल फंक्शंस निकाल के रख रहे हैं कि भाई जो भी मेरा इनकमिंग सिग्नल है सबसे पहले बताओ जो मेरे पास आया है उसका फाई वन के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है, फाई टू के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है, ऐसे करते करते फाई एन के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है। जिसका मतलब ये हुआ कि आपने ऑलरेडी, आपको जब पता है कि मेरे ओरिजिनल सिग्नल जो भी है, जो भी मेरा ओरिजिनल सिग्नल स्पेस था, उसके अंदर सिर्फ फाई वन से लेके फाई एन तक के कंपोनेंट्स ही हो सकते थे, कोई उससे बियॉन्ड का कंपोनेंट नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली इनकमिंग सिग्नल में से आपने सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली जितनी आपकी फाई वन से लेके फाई एन के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी थी, उसके अलावा बाकी सब डिस्कार्ड कर दिया। तो ये भी एक एस्पेक्ट ऑफ फिल्टरिंग हो गया कि आपने एक अननेसेसरी सेट ऑफ पॉसिबल और सिग्नल्स जो कि नॉइजी रिप्रेजेंटेशन को यूज करने के लिए या बनाने के लिए चाहिए हो सकते थे, वो सारे उड़ा दिए। और अब आपके पास एक x1 से लेके xn तक के कंपोनेंट्स का, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन वेक्टर आ गया। ऑब्जर्वेशन
वेक्टर आ गया, ऑब्जर्वेशन वेक्टर। इसको x1 से लेके xn तक के अगर मैं एक एरे में लिख लूँ या एक कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स में लिख लूँ तो उसे वेक्टर कहा जा सकता है। या यूं भी कह सकते हैं कि x1 मल्टीप्लाइड बाय 5t, x2 मल्टीप्लाइड बाय 5t, ऐसे करते करते xn मल्टीप्लाइड बाय 5nt। ये कॉम्पोजिशन जो है ये मेरा अब एस्टिमेटेड रिकवर्ड सिग्नल है। अब ये जो एस्टिमेशन है, जो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, इन्हें डाला जाता है, इनका लिया जाता है कोरिलेशन, इनका लिया जाता है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है अलग अलग S1 से लेके SM तक। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर थोड़ा रिवर्स्ड है, तो कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है M पॉसिबल सिंबल्स जो हो सकते थे, तो वो M पॉसिबल सिंबल्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है इनकमिंग एस्टिमेशन का। और ये जो इनकमिंग एस्टिमेशन है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेने से ऑब्वियस ही बात है कि जिस सिग्नल के साथ इसकी सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी आएगी, एक्यूमुलेशन का लॉजिक क्या है, आपने n पॉइंट्स निकाले हैं, n पॉइंट्स के अलोंग कंपोनेंट्स हैं x1 x2 xn तक, ऐसे ही s के लिए होंगे S11 मान सकते हैं, S11 S12 SN1m तक। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, ये आपकी एक कॉम्पोजिट एनर्जी, एक एक पावर, एक एनर्जी, एक टोटल निकाल के आपको एक्यूमुलेशन देगा। ठीक है, ऐसे ही S2 के साथ SM तक के साथ सारी चीजें देगा। जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जो वैल्यू इनमें से जो एक्यूमुलेशन से सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी x के जो हमें डिटेक्ट किया है उसकी और उसके कंपैरिजन में जो आपने ट्रांसमिटेड सिग्नल की वोल्टेज देखते हैं, ट्रांसमिटेड सिग्नल के की पावर देखते हैं, उसकी जो कंपोनेंट होगा, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो आपका एस्टिमेट मान लिया जाएगा। यहाँ पे आप एक और चीज देख रहे होंगे, हाफ E1 हाफ E2 हाफ EM, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किए जाए। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आपका कई बारी ऐसा होता है कि जो आपका सिग्नल्स हैं, जो दो अलग सिग्नल्स आप रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि दोनों की एनर्जी सेम होगी। यूनिपोलर के केस में फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि एक की एनर्जी तो कुछ है 1 की रिप्रेजेंटेशन की और 0 की कोई एनर्जी नहीं। सिमिलरली ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी एनर्जी ज्यादा हो, दूसरे की कम हो। तो ऐसी सिचुएशन में उसको करेक्शन के लिए, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, उनको एक सिमिलर लेवल पे कंपैरिजन के लिए लाने के लिए आप हाफ ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे आपका एक सिमिलैरिटी स्कोर जो है वो कंपेरेबल हो जाता है, और इस वजह से आप लार्जेस्ट सिलेक्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। अब ये है कोरिलेशन रिसीवर। अगर आपको बाई चांस ब्लॉक डायग्रामेटिक वे में कोरिलेशन रिसीवर के बारे में बताने को आता है, तो आपको पहले ये डायग्राम बनाना है, सेकंड ये डायग्राम बनाना है, और जो थ्योरी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको आता है मैच्ड फिल्टर रिसीवर बनाइए, तो सिंपल सा फंडा है, जो ये कोरिलेशन का इंटीग्रेशन और ये कंपोनेंट है, ये रिप्लेस हो जाएगा एक फिल्टर ब्लॉक से। और जो ये फिल्टर ब्लॉक है, ये फिल्टर ब्लॉक फॉलोड बाय अ दिस, जिसको हम कहते हैं कि सैम्पलिंग पॉइंट, या यूं कह लीजिए कि एक कंट्रोल्ड स्विच, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको वो चीज दे ही रही थी जो आपको चाहिए थी। इंटीग्रेशन वाज ऑलरेडी गिविंग यू अ सिंगुलर वैल्यू, बट यहाँ पे आपको सिंगुलर वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैच फिल्टर के फिल्टर से निकालना पड़ेगा और फिर उसको सैंपल करना पड़ेगा। तो ये सैम्पलिंग और मैच फिल्टर का कॉन्सेप्ट मिलके फिर से आपको एग्जैक्टली सेम ऑब्जर्वेशन वेक्टर दे देगा जो यहाँ था, और सेकंड पोर्शन ऑफ डायग्राम यही रहेगा। ठीक है, इन दोनों को मिला करके आपका जो ये है, इसको हम कहते हैं रिसीवर का डिजाइन स्ट्रक्चर। अब इसके बाद की जो बात है, यहाँ पे तो ये हो गया, और हमारे पास एस्टिमेट भी आ गया, या जो ये हम सिलेक्ट लार्जेस्ट का जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है। अब लार्जेस्ट सिलेक्ट करना है तो मल्टीपल केसेस की बात हो गई, बट एक और भी एस्पेक्ट उसमें होता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्शन। तो बेसिकली डिटेक्टर का थ्रेशोल्ड को डिसाइड करने का करेक्ट तरीका क्या होता है, उसको कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्शन। अगले सेशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे हम बस करें।